English. নমস্কার, আমি অঙ্কিতা সিং, নিউজ মুভমেন্ট ইংলিশে আপনাকে স্বাগত। Madam, please share your views on new education policy for viewers on News Movement English. In this process, please introduce yourself. मेरा नाम साबिरा खातून है। मैं रानीगंज टीडीपी कॉलेज में शोबा उर्दू की प्रोफेसर हूँ और आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन भी हूँ। उसके अलावा पश्चिम बर्दवान लोकल कंप्लेंट कमेटी की भी चेयरपर्सन हूँ। तो और शायरा अदीबा। নমস্কার, আমি অনিন্দ্য দাস, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটি এর পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহসম্পাদক এবং আসানসোল মহকুমার সম্পাদক। স্যার, আপনার মতে নিউ এডুকেশন পলিসি বলতে কি বোঝায়? নিউ এডুকেশন পলিসি মানে এর আগেও আমরা দেখেছি কতগুলো শিক্ষানীতি ভারতবর্ষে হয়েছে। 86 সালে হয়েছে, 86 থেকে 92। তো এবারে যে শিক্ষানীতি জি কস্তুরীরঙ্গন কমিটি মানে তার নেতৃত্বে একটা কমিটি করে এই শিক্ষানীতি 2019-এ কাজ শুরু করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে। এই শিক্ষানীতি আমরা মনে করি আমাদের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই শিক্ষানীতি খানিকটা অগণতান্ত্রিকভাবে আনডেমোক্রেটিক্যালি করা হয়েছে। শিক্ষার সমস্ত যে স্টেক হোল্ডার্স আছেন বা শরিক আছেন তাদের সবার সঙ্গে কথা বলা হয়নি, রাজ্যগুলোর সবার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে। আমরা মনে করি রাজ্যের সঙ্গে কথা বলা এই শিক্ষানীতি পেশ করার আগে খুব জরুরি ছিল। তো শিক্ষানীতি অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা জানি যে শিক্ষানীতি একটা দেশের শিশু বা ছাত্রদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে হওয়া উচিত। সেখানে সরকারকে আমরা মনে করি সরকারের দায়বদ্ধ থাকার দরকার আছে। আমাদের দেশে, আমাদের মতো দেশে, ভারতবর্ষের মতো দেশে সরকারের দায়বদ্ধতাকে প্রমাণ করে তারা শিক্ষাতে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, শিক্ষার দায়িত্ব কতটা নিচ্ছে। In your view, what is new education policy? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जुलाई के एंड में आई है, लेकिन देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। 34 सालों बाद ये परिवर्तन हुआ है, ये तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके हिसाब से 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद 86 में एक पॉलिसी आई राजीव गांधी के ज़माने में, जिसे 92 में पीवी नरसिम्हा राव ने उसको लागू किया था। और बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रही हैं। RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और 2006-09 में, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ये सुनने में और देखा जाए तो पढ़ने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाएगा इसके बारे में थोड़ा संदेह है, थोड़ा शक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लग रहा है कि अगर वाकई उनको अप्लाई किया जाए तो बातें बड़ी अच्छी हैं। जैसे एक बात उसमें कही गई है कि जीडीपी की बात, कि जीडीपी का 1.6% जो है वो एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से लोग कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 60-70 की दहाई में भी यही बात कही जा रही थी कि एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, बाद में भी कहा जा रहा है। और आज जो अर्थव्यवस्था है, आज जो माशी हालत है हिंदुस्तान की, और ऐसे में जीडीपी का क्या हाल है सभी लोग जानते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ अगर जो ये बात हुई है कि 1.6% से लेकर 6% तक जीडीपी का इसमें लगाया जाएगा एजुकेशन में, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। एक अच्छी बात ये हुई है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जो एजुकेशन का सिस्टम चलता था वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग हो गई है, बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो ये ठीक है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ और उसके तहत बहुत सारे काम होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अब समझ जाइए कि 500 पेजेस का एक पहले एक ये बनाया
एक एजुकेशन पॉलिसी आई, क्या कहेंगे उसको, रफ में कहिए, जैसे भी फिर बाद में अभी 60 या 54 पेजेस का है। इन सब का स्टडी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। दूसरी बात ये कि अभी तक जो गवर्नमेंट का ये तरीक़ाकार रहा है कि जो देखने में आया है कि मीडिया को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलता है और प्लेस किया जाता है कुछ और, दूसरे लोगों को मतलब पूरा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। तो जब तक पूरा खुल के सामने नहीं आ रहा है कि एक्चुअल पॉलिसी क्या है, तब तक हम नहीं कह सकते कि इस एजुकेशन पॉलिसी से हम अच्छी उम्मीद रखें कि बुरी उम्मीद रखें, क्या रखें। तो फिलहाल जो है, जो एक होता है ना क्लियर विज़न, तो विज़न ही क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, उस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल अभी तो अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और हमारी मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पूरे क्या कहा जाए कि लोगों की ज़िंदगियों को बदल देगी। तो अब तक तो बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं, देखा जाए कि ये दावा, इस दावे में कितनी सच्चाई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये कितना फुलफिल कर पाएगी, हमारी उम्मीदों पर कितनी पूरी उतर पाएगी, ये तो मुस्तक़बिल में ही फैसला इसका हो पाएगा। আচ্ছা, এটা কি শুধুমাত্র গেরুয়াবরণ নাকি শুধুমাত্র ধনী স্টুডেন্টদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল বা প্রযোজ্য? এটা এই জাতীয় শিক্ষানীতি দুটোই। প্রথমত গেরুয়াকরণের একটা চেষ্টা এখানে রয়েছে। এতে মানবপ্রেমী বেশ কিছু সংগঠন, তাদেরকে পুঁজি নিবেশ করার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করার কথা বলা হয়েছে, তাদের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা আমাদের শুনতে খুব ভালো লাগছে। আসলে এই শিক্ষানীতিতে খুব ভালো ভালো বেশ ওজনদার কিছু কথা রয়েছে, কিছু কৌশলী বাক্য রয়েছে, যাতে আপাতভাবে খুব চটকদার মনে হচ্ছে, আপাতভাবে খুব ভালো মনে হচ্ছে, কিন্তু এর গভীরে যদি যাওয়া যায় তাহলে খুব পরিষ্কার যে এর উদ্দেশ্য একদমই উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। প্রথমত, এক যে স্কুল শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেখানে প্রাথমিক যেটা, সেটাকে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে একটা স্কুল কমপ্লেক্সের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই স্কুল কমপ্লেক্সের ধারণা নতুন কিছু নয়, এই স্কুল কমপ্লেক্সের ধারণা কোঠারি কমিশনেও বলেছিলেন তারা। কিন্তু বিষয়টা হলো যে যেটা আমাদের মনে হচ্ছে যে স্কুল কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত করা প্রাথমিক মানে যারা একদম এখন অবধি যারা অঙ্গনওয়াড়িতে রয়েছেন, তাদের সেই সব বাচ্চাদের কথা বলা হচ্ছে। এখন অঙ্গনওয়াড়িতে শুধু পড়াশুনো হতো না, অঙ্গনওয়াড়িতে খেলাধুলোও হতো। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা, শিক্ষা বিজ্ঞানের যারা বিশেষজ্ঞ, তারা এই কথা বলেছেন যে এই বয়সের বাচ্চাদের, 3 থেকে 5 বছরের বয়সী যে বাচ্চা, তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, চাপ বাড়বে তাদের জন্য প্লে স্কুল ধরনের অঙ্গনওয়াড়িতে যেগুলো হয়। এবং আমাদের দেশে আরও যেটা প্রয়োজন, এর সঙ্গে পুষ্টির প্রয়োজন। অঙ্গনওয়াড়িতে কিন্তু শুধু খেলা বা পড়াশুনোর প্রাথমিক ব্যাপারটা দেখা হতো তাই না, এতে পুষ্টির একটা সাংঘাতিক যোগাযোগ ছিল, মানে খুব বেশি রকম, যাতে আমাদের দেশের গরিব বাচ্চারা পুষ্টির যোগান পেত অঙ্গনওয়াড়ি থেকে। এবার বলা হচ্ছে যে এই অঙ্গনওয়াড়িকে যুক্ত করে দেওয়া হবে স্কুল কমপ্লেক্সের সঙ্গে। এবারে এই অঙ্গনওয়াড়ি হচ্ছে আসলে শিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে নয়, অঙ্গনওয়াড়ি হচ্ছে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর। এই দুটো দপ্তরের তালমিল কিভাবে হবে এই শিক্ষানীতি থেকে সেটা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, অঙ্গনওয়াড়িতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অঙ্গনওয়াড়িতে গরিব ছেলে মেয়েদের যেমন পুষ্টি হতো, অন্তঃসত্ত্বা মা তারও পুষ্টির দিকটা অঙ্গনওয়াড়ি দেখত। এবারে এদের এই পুষ্টির দিকটা কে দেখবেন? শিক্ষা দপ্তর দেখবেন না আমাদের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর দেখবেন? এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। আসলে এই সামগ্রিক শিক্ষানীতিটা এত অস্পষ্ট করেছেন এরা, ইচ্ছে করেই করেছেন। আমরা মনে করি না এর মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি আছে, ইচ্ছে করেই করেছেন যাতে সময় নিজেদের মতো করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটাকে যে কোনো রকম ব্যাখ্যা করে এটাকে লাগু করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্লাস 6 থেকে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন এটাই যে এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ, এটা করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে? সেই অর্থ যোগান কে দেবে? সরকার দায়িত্ব নেবেন। জিডিপির 6% বলেছেন, এটা কথার কথা,
আমরা বিশ্বাস করি না। গত 8-9 বছরে এই কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ভাঁওতার যে দিয়েছেন তারা বিভিন্ন সময়, সেই ভাঁওতার একটা হচ্ছে এই জিডিপি 6%। আপনি বলুন তো এই মুহূর্তে জিডিপি কত আমাদের দেশে শিক্ষায় হাতে আমরা বরাদ্দ করি? আমি একটা 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 সমীক্ষার রিপোর্ট দিই 2017-18 সালে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে। সেই ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অনুযায়ী আমাদের জিডিপি পার্সেন্টেজ হচ্ছে, জিডিপির যে পার্সেন্টেজটা খরচা হয় সেটা হচ্ছে 0.46 মাত্র জিডিপির খরচা হয় আমাদের দেশের শিক্ষাতে। কোন জাদু বলে 25 সালের মধ্যে বলুন তো এটা চলে যাবে 6%-এ? এর সঙ্গে যদি আমি রাজ্যগুলোর মানে বরাদ্দটাও ধরি, রাজ্যের মধ্যে কিছু বরাদ্দ থাকে, যৌথ দায়িত্ব আছে যেহেতু, তাতেও 4%-এর বেশি বাড়বে না। তাহলে কি করে কোন জাদুদণ্ডের বলে এটা 6%-এ চলে যাবে? এটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা একটা, আদৌ এটা ঘটবে না। এবং ঘটবে না বলেই এতে পাশাপাশি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ হবে, যেখানে আমার লক্ষ লক্ষ গ্রামের শিশু ছাত্রছাত্রী তারা যেতে পারবে না। এটা শুধু ভোগ করবে উচ্চবিত্ত ছাত্রছাত্রীরা, উচ্চ মধ্যবিত্ত, আমার বাড়ির ছাত্রছাত্রীদের যারা রয়েছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা, তারা। কিন্তু গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিশু এই শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা স্যাক্রোনাইজেশনের কথা বলা হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছেন, প্রশ্ন করেছেন। মানবপ্রেমী সংগঠন কারা? এই সার্টিফিকেট কে দেবে? আমরা দেখেছি এর আগেও মানবপ্রেমী সংগঠন, তাদের আমাদের দেশের শিক্ষায় একটা ভূমিকা আছে, এখনও আছে, এমন নয় যে এটা প্রথম কিছু ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশন, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু এরপরে এই নতুন শিক্ষানীতির পরে এই মানবপ্রেমী কারা? তারা মুনাফার জন্য এটা করবেন না, এই সার্টিফিকেট তো কেন্দ্র সরকারই দেবেন। সেক্ষেত্রে সরস্বতী বিদ্যা মন্দির বা RSS এর ছত্রছায়ায় থাকা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তারা এই শিক্ষার দায়িত্ব তুলে নেবেন না তো? এই সংশয় আমাদের রয়েছে, এই প্রশ্নও আমাদের রয়েছে যে মানবপ্রেমের সার্টিফিকেট কে দেবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এত তাড়াহুড়োর কি ছিল? যে শিক্ষানীতি ওদের ভাষায়, ওদের কথায়, সরকারের কথায়, যে শিক্ষানীতি সমগ্র দেশের জীবনযাত্রাকে পাল্টে দেবে, আমূল পরিবর্তন আনবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেই শিক্ষানীতির জন্য তো আরও আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আমরা মনে করি আলোচনার জন্য যে সময় রাখা হয়েছিল সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা মনে করি এই ধরনের একটা শিক্ষানীতি, তার জন্য আরও খোলাখুলি, আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তাদেরকে নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল। আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রখ্যাত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে, তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলা হয়নি। ABVP, তারাই শুধু ভারতবর্ষের ছাত্রদের দায়িত্ব নিয়েছেন, তারাই শুধু শিক্ষার ব্যাপারটা বোঝেন, এমন কিন্তু নয়। আমরা এই প্রশ্ন করতে চাইছি যে এত দ্রুত এটাকে লাগু করার কি দরকার ছিল? আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই, কদিন পিছিয়ে যাই, এই সরকারের অনেকগুলো বিষয় আমাদের সামনে চলে আসছে। সরকারের দ্রুত এটা লাগু করার দরকার ছিল, কারণ সরকার আলোচনা চায় না। এমনকি সংসদেও আলোচনা হওয়া দরকার ছিল এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি, সংসদকে এড়িয়ে যেটা করা হলো। কেন করা হলো? এর আগে আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি রেলের বেসরকারীকরণের ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরকার ছিল না আলোচনা? সংসদ চলছে না, সেই সময় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত নীতি নেওয়া হচ্ছে। আরও মারাত্মক, এই যে করোনার আবহে যে মহামারী আক্রান্ত, মানুষ ভীত, মানুষ প্রতিবাদ করতে পারবে না, মানুষ বিক্ষুব্ধ হতে পারবে না, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না। মানুষের মন, আমাদের সারা দেশের মন, মানুষের মন এখন করোনার আক্রান্ত হয়েছি আমরা, সেই ভয়ে আমরা ভীত হয়ে রয়েছি, যার ফলে সাধারণ মানুষ এইগুলোতে খুব একটা মনোযোগ দেবেন না। অতএব এই সুযোগে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোতে বিরোধিতা হতে পারে
সেই সমস্ত নীতিগুলোকে কার্যকরী করা। বিশেষত গত কয়েক বছরে ছাত্ররা আমাদের দেশে যে এই সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, যে ক্ষোভ তারা দেখিয়েছেন এবং সরকারকে বারবার প্রশ্ন করেছেন, এই সরকার চায় না ছাত্ররা প্রশ্ন করুক, এই সরকার চায় না মানুষ প্রশ্ন করুক। এই জন্য তাদের দ্রুততা ছিল এই শিক্ষানীতিকে লাগু করার ক্ষেত্রে। অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে, আমরা মনে করি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে এই শিক্ষানীতিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইটুকু। Is it the process of saccharomycin or it's just only for rich kids? अभी सर ने बड़ी अच्छी बातें की कि अब तक हम लोग जो इस सरकार का, मरकजी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब तक जो हम लोगों ने इसके कामकाज करने का जो तरीका जो महसूस किया है, जो देखा है, वो यही है कि आप बकते रहिए, चिल्लाते रहिए, हमें जो करना है वो तो हम करते रहेंगे। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वाकई बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, अब जान के लाने पड़े हुए हैं, खाने के लाने पड़े हुए हैं, कोई खा नहीं रहा, परेशान है, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग हादसे में मर रहे हैं, कुछ लोग कोरोना से मर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों के दरमियान बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि बस हम हैं और हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। हमारी जो पॉलिसी है, और 40 साल तक इन लोगों का कहना है कि 40 साल तक हम लोगों ने मेहनत की है, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का इनका टाइम आ रहा है, और ये हर डेट को, हर वक्त ये लोग सोच रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट कर दे जाए। तो बस यही चीज़ है जो दिख रही है। यहाँ एजुकेशन पॉलिसी 6 साल आपने लगा दिए एजुकेशन पॉलिसी बनाने में, और जो पॉलिसी आई है वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, बहुत सारी बातें वो बयान ही नहीं कर पा रही। ऐसा होगा, ऐसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, कैसे होगा, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ से लाएंगे, फंडिंग कहाँ से होगी, दीगर सहूलियात कहाँ से आएंगे। आप 4 साल का बीएड कोर्सेज करने जा रहे हैं, ठीक है, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो ये कोर्स होगा ये तो बाद के फ्यूचर के बच्चों के लिए होगा। अभी के टीचर जो 30 करोड़ बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, 80 लाख टीचर्स जो हैं, ये अभी कहाँ से इनको आप कैसे ये नए रास्ते से मेन स्ट्रीम से जोड़िएगा, कैसे क्या कीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बगैर किसी होमवर्क, बगैर किसी प्री प्लानिंग जो होती है, बगैर किसी प्लानिंग के एक इस तरह की पॉलिसी ला देना, सिर्फ इस गुरूर और घमंड में कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए पिछली 5-6 सालों की जो तारीख है, जो वाक़यात हमारी नज़रों से गुजरे हैं, आप लोग देखिएगा कि आपने बहुत सारा एहतजाज किया, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, क्या कोई बात बनी? कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ ये है कि हम लोगों ने सुना था कि नमरूद है, फिरौन है, ये है, वो है ना, कि तुम लोग जो करो, हमको जो करना है करेंगे, हम तो यहाँ के खुदा हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनको ये गुमान है कि वो खुदा है और कुछ भी कर सकते हैं, और 40 साल बाद उन्हें ये वक़ार हासिल हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो चाहते थे, जो RSS की प्लानिंग पर हमारे सर ने भी कहा और अच्छी बात कही कि वाकई उसको बस ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, क्यों न कहें इसका भगवाकरण भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनका तो मेन एजेंडा वही है। इनको किसी माइनॉरिटी से कोई काम नहीं है, इनको दलित से कोई मतलब नहीं है, इनको पिछड़ी जाति से कोई मतलब नहीं है। ये जितनी पॉलिसीज लाते हैं सिर्फ बड़ी या ऊपर जाति वालों के लिए लाते हैं, और अपर क्लास के लिए लाते हैं। इनके पास बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या फार्मूला है, इनके पास मिडिल क्लासेस, लोअर मिडिल क्लासेस के लिए क्या फार्मूला है? कुछ नहीं है। तो बस ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आप एक एजुकेशनिस्ट को बना के, जैसे कि कोठारी कमीशन हुआ था, आप देखिए इसमें इसरो का जो चीफ है, उनको आपने ये पॉलिसी बनाने के लिए उनको चीफ मुकर्रर किया है, और उनके पीछे लोग हैं। भाई आप इसरो एक साइंटिस्ट है, वो एक खला में, एक एयर में रहने वाला एक साइंटिस्ट, वो ज़मीनी सतह की बात कर रहा है। उसको तो पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की ज़मीन में हो क्या रहा है, यहाँ पे गांव कितना है, कितने परसेंटेज यहाँ के लोग जो है वो देहात में रहते हैं, और कितने गांव के लोग हैं। तो जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, जिसको बुनियादी बातों का इल्म नहीं है, वो इस तरह का प्लान कर रहा है। ठीक है, आपने 3 साल 5+3+3+4 का फार्मूला बनाया है, ठीक है, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग और दीगर चीज़ों का ये किया है, लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए। आज इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं ऑल ओवर इंडिया, कितने टीचरों की तकरीरी वहाँ पे होती है, इतनी बड़ी आबादी, आपने कितने स्कूल बनाए हैं, आपने कितने कॉलेज बनाए हैं। गांव जो है, आप डिजिटल इंडिया की भी बात कर रहे थे, आप डिजिटल इंडिया बना पाइएगा? यहाँ पे 70% आबादी जो है गांव में रहती है, देहातों में रहती है, उनके पास खाने को नहीं है, दाने दाने को मोहताज है। आप कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आप कहते हैं ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ बाहर की देखा देखी और फॉरेन कंट्रीज और अमेरिका और जापान और इंग्लैंड की देखा देखी आप पॉलिसी तो बना रही है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुरूर है
कि हम जो है जो चाहे वही कर सकते हैं, और इसी गुरूर में आरएसएस के एजेंडे पे अमल किया जा रहा है। सर ने अभी ठीक कहा कि बहुत सारी छात्र परिषद है, बहुत सारी तलबा की तंजीमें हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्यों नहीं उनसे विचार विमर्श किया, आपने क्यों नहीं उनसे बातचीत की। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी अपनी कमेटियां हैं, आपने उनसे मीटिंग्स नहीं की। बहुत सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जो एजुकेशनिस्ट हैं वो हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, आज भी मौजूद हैं। आपने सबको बाईपास कर दिया, आपने असेंबली को बाईपास कर दिया। आपको इतनी जल्दी है पॉलिसी लाने की कि इस कोरोना काल में भी आप पॉलिसी लेके चले आते हैं बगैर किसी सोच विचार के। तो ये सब क्या है, इसके पीछे जाहिर है सिर्फ एक बात है, सिर्फ वही चीज़ है कि हम अपने भक्तों को खुश रखें और सबको झूठा दिलासा दे देकर बताएं कि देखो हमने कितना अच्छा। ये सब्ज बाग दिखाना इनका पुराना तरीक़ाकार है, जिस पर आज तक नहीं अमल हुआ। आइंदा भी बहुत सारा संदेह है कि अमल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूप फॉल्स हैं। हमने कहा ना कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम से आप जोड़ेंगे कैसे? तो इस तरह की ढेरों चीज़ें हैं जिन पर सवालात खड़े किए जा सकते हैं, जिन पर बातें की जा सकती हैं। और सिंक्रोनाइज की जो बात है, तो वाकई हमने पहले ही कह दिया कि जब ये लोग उसी पॉलिसी को अमल दरामद कर रहे हैं, उसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, तो सिलेबस में भी चेंजिंग होगी। कल को कोई हमारा ऐसा इंसान जो कहीं हार रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग महाराणा प्रताप को बड़े आदर बहुत ये से करते हैं, ठीक है, वो उनका आदर अपनी जगह पे है। अकबर आजम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो अपनी जगह पे है। लेकिन कल को क्या ये है कि हल्दी घाट की लड़ाई का पूरा नतीजा ये लोग बदल के रख देंगे। पानीपत में कौन जीता कौन हारा उसका नतीजा उलट देंगे। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो दिमाग में सरायत किया जा रहा है, बच्चों के जहन में जो भरा जा रहा है ये जहर, हम लोग इस देश के वासी हैं। अब वो राहत ने कहा है ना, अभी राहत के इंतकाल के बाद वो शेर बड़ा मशहूर हो रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो बात तो सही है, लेकिन ये तो समझ रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं के बाप का है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध सभी रहते हैं। ये बहुत ही, यही तो प्राचीन काल है यहाँ के, यही तो यहाँ की तहजीब है, यही तो हिंदुस्तान की शनाख्त है। और इस पहचान को ये मिटाने पे तुले हुए चाहते हैं कि सिर्फ अपने हिसाब से हम चले। हमें वो सर्टिफिकेट कौन देगा कि हम देशभक्त हैं? ये सर्टिफिकेट देने वाला कौन सा देशभक्त है, उसको वो सर्टिफिकेट कौन देगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉलिस्टिक ये एजुकेशन लेकर आएंगे। आप अभी तक, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप अभी तक परंपराओं में फंसे हुए हैं, आप अभी तक पुरानी चीज़ें लेकर फंसे हुए हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला कब से चल रहा है, आप नए से हिंदी को पूरे सब तरफ लाभ दे रहे हैं। ठीक है, हमको हिंदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ने क्या गुनाह किया है भाई? आज पूरे अगर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडियन इंग्लिश जो है एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे काम कर रही है। आप इंग्लिश को कहाँ लेके चले गए? अब तमिल को क्या पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। मलयालम वाले हिंदी पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे वो? किस तरह से वो एक दूसरे से आपस में मिल पाएंगे? किस तरह से? ये तो हमारा बहुभाषीय राष्ट्र है ना, यहाँ पे हर तरह की ज़बानें बोली जाती है। और इस तरह से आप जो फार्मूले ला रहे हैं, मदर लैंग्वेज अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये कि हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप ये पढ़िए, आप इस लैंग्वेज से पढ़िए। लैंग्वेज के लिए प्रेशराइज करना ये ठीक नहीं है। हर आदमी अपने मदर लैंग्वेज से पढ़ाता है, उसके साथ साथ वो चॉइस करता है, उसमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम इसके आगे क्या पढ़ें। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ तक देंगे, बहुत सारी नीतियाँ बनी हैं, नीतियों पर अमल कितना होता है और इस सरकार ने कितना अमल किया है और आगे इसका मंशा क्या है, सब क्लियर है। सिर्फ ये कि अभी आप मेजोरिटी में हैं, दूसरों की आप बात सुनेंगे नहीं, इसलिए जितनी भी तनकीद होगी, जितनी भी क्रिटिसाइज होगी करेंगे तो आप अपने ही वाले। लेकिन हमारा बोलना और आवाज़ उठाना हमारा काम है और हम ये करते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग भगवाकरण की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, आइंदा भी ये करने वाले हैं। इसलिए आपका ये सवाल कि भगवाकरण होगा करें, मुझे तो लगता है कि ये लोग भगवाकरण की पूरी तैयारी में हैं। और जब ये पॉलिसी लागू होगी, कहा जा रहा है कि 2-3 साल बाद लागू होगी, जब ये नाफिज होगी तो हमें भी पता चल जाएगा और हम सब देख पाएंगे कि इनके इरादे क्या हैं, जो बड़े ही खतरनाक हैं। পলিসিটা এটা ভারতবর্ষের বিশ্ব দরবারে ঠিক কতটা সাহায্য করবে বলে আপনার মনে হয়? এতক্ষণ আমাদের যে আলোচনা হলো বা শিক্ষানীতিকে 20 সালের এই শিক্ষানীতিকে যদি আমরা ভালো করে শিখি, তাহলে একথা বলা যাবে না মানে এটা কখনোই এই প্রশ্নের উত্তর এটা হওয়া উচিত না যে বিশ্বের দরবারে ভারতের খুব সাহায্য কিছু হবে। একটা দেশের 80% ছাত্রছাত্রী যদি শিক্ষার অঙ্গনের বাইরে থেকে যায়, সঠিক শিক্ষা না পায়, উচ্চশিক্ষার আঙিনায় তারা যেতে না পারে, তাহলে বিশ্বের দরবারে ভারতের কিভাবে সুবিধা হবে? এটা আজকে আমাদের
দেশের যে শিক্ষানীতি, এই শিক্ষানীতি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, ই লার্নিংয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। আমরা যারা স্কুলে পড়াই, বিদ্যালয়ে পড়াই, আমাদের অভিজ্ঞতা কি? আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আমরা সরকার বলেছেন আমরা বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে সরকারি স্কুলে আমরা ফোনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছি। সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? একটা ক্লাসে যদি 60 জন বাচ্চা থাকে, তার মধ্যে এই ডিজিটাল ক্লাসে প্রাথমিকভাবে হাজির থাকছে 10 থেকে 12 জন, এবং সেটা ধীরে ধীরে কমছে, তারা উৎসাহ হারাচ্ছে। ক্লাস টিচিংয়ের কোনো বিকল্প অন্তত ই লার্নিং বা ডিজিটাল লার্নিং হতে পারে বলে আমরা মনে করি না, আমাদের সংগঠন মনে করে না। তাহলে এই কোভিড আক্রান্ত সময়ে আমরা এই কাজটা করতে গিয়ে দেখলাম যে একটা বিশাল অংশের ছাত্রছাত্রী এর বাইরে রয়ে গেল এই শিক্ষা। পাশাপাশি শহরাঞ্চলের ধনী স্কুলগুলো, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো বা অনেকাংশে বাংলা মাধ্যম স্কুলও, যারা একটু উচ্চবিত্ত মানুষজনের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে, তারা তাদের ওই বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। মানেটা কি দাঁড়ালো? যে দুটো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্ট দুটো বিভাজন হলো। যার হাতে টাকা আছে সে এই শিক্ষার সুযোগটা পেল, গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ মানুষ যাদের ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা এই শিক্ষাটা পেল না। অতএব দেখুন, এই ই লার্নিং বা ডিজিটাল লার্নিংয়ের মাধ্যমে একটা বিশাল অংশের পড়াশুনো বলে গুরুত্ব দিতে বলেছেন সরকার, একটা বিশাল অংশের মানুষ ছাত্রছাত্রীর বাইরে চলে যাবে। এর ফলে ভারতের ছাত্রছাত্রীদের ভালো হতে পারে। ক্লাস 6 থেকে বলছেন যে ভোকেশনাল ট্রেনিং, ভালো কথা, শুনতে খুব ভালো লাগছে। যে সত্যি তো, ক্লাস 6 থেকে যদি আমরা যদি সেলাইয়ের কাজ শিখি, আমরা যদি ওয়্যারিংয়ের কাজ শিখি, খারাপ কি? সেটা কিছু কাজ তো পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গত 45 বছরের সবচেয়ে বেশি বেকার আমাদের দেশে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা কেন? আসলে এই শিক্ষানীতি যারা রূপায়ণ করেছেন তারা ভারতবর্ষের আম জনতার কাছে কখনো যাননি, তাদের খবর রাখেন না, বাস্তবের মাটিতে পা নেই। তারা চাইছেন যে 6 থেকে পাশাপাশি ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে অদক্ষ শ্রমিক তৈরি করা, যারা আগামী দিনে আমার দেশে পুঁজিপতিরা, দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা যে লগ্নি করবে তাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারে। উচ্চশিক্ষাতে থেকে তাদেরকে নিরুৎসাহী করে একদম মিস্ত্রি বা লেবার হাব বানানোর চেষ্টা ভারতবর্ষকে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তাহলে কি করে বিশ্বের বাজারে সারা ভারত পৃথিবীর কাছে আমাদের সম্মান থাকবে, আমাদের ভালো হবে? আমাদের কি প্রশ্ন রেখেছিল যে বিশ্বের দরবারে আমাদের কিভাবে সাহায্য করবে? উচ্চ শিক্ষায় যদি আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টকে না নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বিশ্বের দরবারে কি করে আমাদের সম্মান আরও উচ্চ জায়গায় যাবে? আমরা মনে করি না এতে আমাদের ভালো কিছু হবে। আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর দিন আসছে, এবং এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে একটা কথা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যে ভাষা নীতি দিদি বলছিলেন, দেখুন, আমরা কোনো ভাষার বিরোধী নই। ইংরেজি ভাষা, বাংলা, হিন্দি সবই আছে, পাশাপাশি আমরা এতদিন শিখেছি, যার যেটা প্রয়োজন সেটা শিখেছি, কোথাও কোনো চাপ ছিল। এখানে বলা হচ্ছে যে প্রথমে এই শিক্ষানীতি যদি আপনারা দেখেন, এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে যেখানে এই ভাষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো এসছে সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রথমে যারা এলিট ক্লাস তাদের ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজির প্রতি আসক্তি, এটা নিয়ে প্রচুর নিন্দাবন্ধ করা হয়েছে, খারাপ কথা বলা হয়েছে। 2 লাইন পরেই বলা হচ্ছে যে আসলে আমাদের যে শিশুরা তারা তাদের স্বাভাবিক বহুভাষিক যে প্রবণতা, সেই প্রবণতা থেকে
ক্লাস 3-র মধ্যেই তারা যেন 3টে ভাষা পড়তে পারে। কোন কোন 3টে ভাষা? বলা হয়েছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং ভাষা শিক্ষা দুটো কিন্তু একদম সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা মানে মিডিয়াম অফ লার্নিং কি হবে সেটা, অবশ্যই সেটা মাতৃভাষা হওয়া উচিত আমরা মনে করি। কিন্তু এর সঙ্গে আরও দুটো ভাষা কি হবে তাহলে? ধ্রুপদী ভাষা বলা হয়েছে। ধ্রুপদী ভাষা বলতে পালি, ধ্রুপদী ভাষা বলতে সংস্কৃত। আজকের বাজারে এই যে বিশ্বের দরবারের কথা বলা হলো, ভারতের পরিবেশে এখনকার এই সমাজে কোনোতে সামাজিক প্রয়োগ কি আছে এই দুটো ভাষার, পালি এবং সংস্কৃত? তাহলে শিখবে কি? স্বাভাবিকভাবেই আরও দুটো ভাষার মধ্যে চলে আসছে কি? হিন্দি এবং ইংরেজি। তাহলে কি হচ্ছে? ক্লাস 3-র মধ্যেই বলা হচ্ছে যে যেন 3টে ভাষায় কথা বলতে পারে। 3টে ভাষায় তারপর থেকে যেন 5 থেকে লিখতে পড়তে পারে। তাহলে এই শিক্ষানীতি কায়দা করে কৌশল করে ইংরেজি এবং হিন্দিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিল। মনে করে দেখুন, এই বিজেপি RSS এর স্লোগান, ছোট্ট স্লোগান, হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান। ক্রমশ এই শিক্ষানীতি আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এই যে স্লোগান, এই যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে দেবে এই শিক্ষানীতি। তাহলে বিশ্বের দরবারে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে আপনারা মনে করেন? আমরা অন্তত আমাদের সংগঠন মনে করে না, বামপন্থীরা একথা মনে করে না। শিক্ষার অভিমুখ হওয়া উচিত আপামর দেশের গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ, তাদের ছেলে মেয়েদের তাদের স্বার্থ দেখা উচিত যে কোনো শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে। এতদিন বিভিন্ন শিক্ষানীতি হয়েছে আমাদের দেশে, আগের সরকারগুলোরও গাফিলতি ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যার জন্যে সেগুলো সবটা লাগু হয়নি। কিন্তু এই শিক্ষানীতি ভয়ঙ্কর শিক্ষানীতি, মারাত্মক জায়গায় নিয়ে চলে যাবে দেশের মানুষকে, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই এবং একদম পরিকল্পিত। এর মধ্যে কোথাও এই যেখানে যেখানে অস্পষ্টতা রয়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের যেখানে যেখানে বিভ্রান্তি রয়েছে, এগুলো ইচ্ছে করে করা হয়েছে। আমরা মনে করি এগুলো ইচ্ছে করে করা হয়েছে নিজেদের মতো করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। My next question is, can this new education policy help India to be a Vishwaguru? कैसे कह सकते हैं कि ये नई पॉलिसी जो है हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएगी। किसी ज़माने में हिंदुस्तान एक विश्व गुरु था, उस वक्त अपनी एक शनाख्त थी उसकी और एक पहचान थी उसकी। क्यों थी? अगर उन चीज़ों पे गौर करें तो पता चलेगा कि ये पूरा भारतवर्ष जो है और इसमें बसने वाले लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। वो एक अलग ही कल्पना थी, एक अलग ही दुनिया थी, और यही इसकी खूबसूरती है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन आज जिस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से अभी बात सब कर रहे थे कि पाली और संस्कृत होता है, अब क्या सोचते हैं कि पुराना हथियार लेकर अभी की लड़ाई लड़ पाएंगे आप सोच रहे हैं कि पुरानी परंपराओं और पुरानी जो संस्कृति हमारी है उस सबको फिर से उस तरह से लौटाएं कि गुरुकुल की तरह से बच्चे बैठ के पढ़ें और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आप तीर कमान से लड़ाई लड़िएगा? अभी तो एटमी पीरियड है, एटमी दौर है, एक बम गिरा नहीं कि पूरा तहस नहस हो गया। इस दौर में आप पुरानी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, पुराना रूप लेकर रोना रो रहे हैं। तो वाकई हम भी इनसे बिल्कुल एक मत हैं। वो हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए ना, मैं तो उर्दू की प्रोफेसर हूँ, इनके यहाँ उर्दू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उर्दू इस हिंदुस्तान की ज़बान है, इस भारतवर्ष में वो पैदा हुई है। कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू जो है बहनें हैं, एक माँ है तो एक मौसी है। लेकिन आज उर्दू को इन लोगों ने कहाँ ढकेल दिया? क्यों इसे मुसलमानों की ज़बान कहा जाता है? जब से भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए, जब से पाकिस्तान बना, जब से उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी, सरकारी ज़बान बनी, तब से गोया उर्दू मुसलमान हो गई। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे अदीब और शायर हैं। फिराक गोरखपुरी, जो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जगन्नाथ आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये कौन लोग थे? सब उर्दू वाले थे। इन लोगों आज भी गोपी चंद नारंग एक बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा क्रिटिक है, आज भी मौजूद है।
ऐसे लोगों की मौजूदगी में उर्दू को कहाँ हमारा अब यह है कि एक बात कही गई है ना कि हर स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो वहाँ के लोग पढ़ेंगे। अब बताइए, उर्दू तो किसी स्टेट की लैंग्वेज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, जितने सूबे हैं, जितने स्टेट्स हैं, कहीं भी उर्दू सरकारी ज़बान नहीं है। तो क्या करेंगे उर्दू वाले, कहाँ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे उर्दू। ये क्या है? ये हमें हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त से बिल्कुल अलग करने की चीज़ है कि किसी तरह से इनको इतना तोड़ दिया जाए कि घुटने टेकने पर मजबूर हो, बिल्कुल ख़त्म करने के दरमियान है। तो इनकी जो चीज़ें हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि ये करना क्या चाहते हैं, इनके इरादे क्या हैं, बिल्कुल क्लियर है। और इन सारी चीज़ों को लेकर अपने हिंदुस्तान में फूट डालकर अपने तौर पे इसको चलाकर सोचेंगे कि हम विश्व गुरु बन जाएं, कभी नहीं हो सकता है। वाकई हमने पहले भी कहा, अब भी हम कह रहे हैं कि आप ई लर्निंग की बात कर रहे हैं। ई लर्निंग आप कैसे दीजिएगा? आप लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीनती जा रही हैं, कम होती जा रही है, मौके कम हो रहे हैं। आप 80 लाख और 1 करोड़ को नौकरी दे रहे थे, कितने लोगों को नौकरियां नहीं दी? आप पैसे और ये से बिल्कुल इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया बनाने वाले थे और बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन आपने किया क्या? आप सिर्फ मनमानियाँ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ किसी की देखा देखी वहाँ की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, इससे तो नहीं होता है ना। वो होता कैसे है, उसके लिए हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। हमको भी बुनियादी सतह पर, बिल्कुल निचली सतह पे काम करना होगा। वहाँ की आबादी में, यहाँ की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का पॉपुलेशन कुछ है, यहाँ का पॉपुलेशन कुछ है। वहाँ जो इम्प्लीमेंट होगा, अगर अमेरिका और जापान और चाइना और ये और वो और हम भी यहाँ पे करेंगे, हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, हमारे यहाँ की डिमांड्स अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बिल्कुल होमवर्क करके, बिल्कुल बहुत दिनों तक इस पर रिसर्च करके ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो वाकई यहाँ के लिए फ़ायदेमंद हो। तब जाकर हम किसी अच्छी पॉलिसी की कामना कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हाँ, ये पॉलिसी वाकई सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी तक ये लोग जो सब्ज़ दिखाते रहे हैं, ये चीज़ भी उसी में है कि हाँ, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। नए लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बिल्कुल नए ढंग की एजुकेशन हासिल करेगी, प्राप्त करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बुनियादी सतह पे हमारा जो मकसद है, वो मकसद बिल्कुल हमें कमज़ोरी की तरफ ले जा रहा है, हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है, हमें प्राचीन की तरफ, भारत की तरफ ले जा रहा है। हमें आगे कहाँ ले जा रहा है? कहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसमें? हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें, ठीक है, इसमें यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, लड़का जो है कारपेंटर भी बनेगा और वो इलेक्ट्रीशियन भी बनेगा और बहुत कुछ होगा। लेकिन देने के लिए आपकी जो सहूलतें हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? आप किस तरह से उनको उनमें वो सहूलतें लाएंगे? आप सही से टीचर नहीं दे पा रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, आप इक्विपमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स नहीं दे पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ये बनाएंगे और वो बनाएंगे। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो हम भी खुश हो सकते हैं कि जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो हम भी खुश हो सकते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, क्योंकि बुनियादी सतह पर ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी सिर्फ बहलावे की बातें थी और आज भी सिर्फ बहलाया ही जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुनने में अच्छी लग रही है, पढ़ने में अच्छी लग रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आएंगी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये नहीं बताया गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये नहीं बताया गया कि GDP पे जो इतना परसेंट, जो 6% खर्च होगा GDP का, वो कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं बताया गया। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे के दिनों में ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और हमारा हिंदुस्तान जो है हमेशा की तरह एक विश्व गुरु बनकर सामने आएगा? हम इस एजुकेशन पॉलिसी से मुतमईन नहीं हैं। शुक्रिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरेलल में पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके हिसाब से और आपके हिसाब से? बस इसी के बात রাজ্য সরকার শুধুমাত্র একটা কমিটি করেছেন, শিক্ষামন্ত্রী, আমি দেখলাম যে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে একটা কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটি এই শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে অবহিত করবে, সেইভাবে রাজ্য সরকার আর কি এগোবে। আমাদের আশা শিক্ষা কমিটিতে, এই শিক্ষানীতি বিষয়ক কমিটিতে যারা রয়েছেন, আমি নাম যাদের জানি, পবিত্র সরকার রয়েছেন, অধ্যাপক অভিজ্ঞ মজুমদার রয়েছেন, সব্যসাচী বাবু, অধ্যাপক সব্যসাচী বাবু রয়েছেন, এরা প্রত্যেকেই
স্বনামখ্যাত, তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ভালো কাজও করেছেন তারা বিভিন্ন সময়, বিশিষ্ট মানুষ শিক্ষা জগতে। আমরা আশা করি তারা এই শিক্ষানীতির যে দুর্বল দিকগুলো, যে মতলবী দিকগুলো, এগুলো সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে জানাবেন এবং রাজ্য সরকার এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করবেন। আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল কি না এই শিক্ষানীতির আগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলে না, আমাদের যেটা বক্তব্য যে সমস্ত রাজ্য সরকারগুলোর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলা উচিত ছিল। তার কারণ এখনও সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা রাজ্য এবং কেন্দ্রের যৌথ দায়িত্বে, অর্থাৎ যুগ্ম তালিকায় কনকারেন্ট লিস্টে আছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলা উচিত ছিল। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। যদি বলে থাকেন তখন তারা কি মতামত দিয়েছিলেন 19 সালে যখন এর খসড়া বেরোয় আর কি, এই রিপোর্টের একটা খসড়া 19 সালে বেরিয়েছিল আলোচনার জন্য। আমি জানি না তখন কি হয়েছিল, কিন্তু আমাদের আশা যে কমিটি হয়েছে করেছেন রাজ্য সরকার, সেই কমিটি সদর্থকভাবেই দেখবেন বিষয়টাকে, আমাদের সাধারণ মানুষের, গরিব মানুষের দিক থেকে দেখবেন এবং সেইভাবেই রিপোর্ট দেবেন সরকারকে এবং সরকার দেবেন। আপনি তো সিপিএমের এবিটিএ সংগঠনকে রিপ্রেজেন্ট করেন, আপনাদের কি ডেকেছিলেন? বলি, সিপিএমের সংগঠন এবিটিএ নয়। এবিটিএ সিপিএমের জন্মের অনেক আগে এবিটিএর জন্ম, এই ভ্রান্তিতে থাকবেন না। এটা বলতে পারেন যে এবিটিএর বয়স 100 বছর হচ্ছে এই 2020 সালে। সিপিএমের জন্ম কিন্তু 100 বছর হয়নি। এটা বলতে পারেন যে অবশ্যই এবিটিএ বামপন্থী একটি শিক্ষক সংগঠন। সিপিএমের সঙ্গে, সিপিএম দলের সঙ্গে অনেক বিষয় তাদের মতের মিলও আছে। আমাদের দলে, মানে আমাদের এবিটিএতে সিপিএম যেমন বেশ কিছু লোকজন সিপিএম সমর্থক রয়েছেন, তেমনি আরও বামপন্থী দলের লোকজন রয়েছেন, এমনকি কংগ্রেসেরও লোকজন রয়েছেন। তাদের নিজেদের রাজনীতি নিয়ে রয়েছে, নকশালাইজদের একটা অংশ রয়েছেন। অর্থাৎ সিপিএমের সংগঠন এবিটিএ, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই বামপন্থী সংগঠন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাও বামপন্থী। তো আমরা যখন 2019-এ প্রথম কথা আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করা হয়নি, আমাদের যে সর্বভারতীয় বডি সেকেন্ডারি টিচার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, আমাদের এটা একটা সর্বভারতীয় কনফেডারেশন, সমস্ত বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলোকে নিয়ে, তাদের সঙ্গেও কথা বলা হয়নি। আমরা যখন এই খসড়া বেরিয়েছিল তখনই আমরা এর প্রতিবাদ করেছিলাম, তখন আমরা পথসভা করেছিলাম, তখন আমরা বিভিন্ন আমাদের পত্র পত্রিকায় এর বিরোধিতা করে লেখালেখি করেছিলাম। হ্যাঁ, এমনকি আমরা বিভিন্ন মেসেজ, ইমেল, বার্তা ওরা যেটা চেয়েছিলেন আর কি সেখানেও পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা জানি এটা নিশ্চিতভাবেই যা পাঠিয়েছিলেন, যে রকম রেকমেন্ডেশনস পাঠিয়েছিলেন আর কি, বা যেরকম প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, কোনোটাই এই শিক্ষানীতিতে মানা হয়নি। একদম নিশ্চিত যা ছিল ঠিক সেইভাবেই রাখা হয়েছে, সেইভাবেই পেশ করা হয়েছে, সেইভাবেই অনুমোদন হয়েছে। 2019 में जो रफ आया था और अभी जो मेन फाइनल जो नीति आई है, तो उसमें अगर तब्दीली नहीं हुई है तो फिर आपने मांगा ही क्यों? आपने किसी से मशवरा क्यों मांगा? आप जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और जो उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, एजुकेशन में कम से कम ऐसा होता है कि एजुकेशन दोनों के मिलाप से चलता है, दोनों एक साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम ये लोग लागू करने जा रहे हैं, इसमें टोटल कंट्रोल ये लोग अपने हाथ में रखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में तमाम चीज़ें रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा भारतवर्ष कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं, इसको सब कंटिनेंट कहा जाता है, बर्रे सगीर कहा जाता है, एक बर्रे आज़म के बराबर है। और इसमें इस तरह की पॉलिसी कि हाँ हम अकेले चलाएंगे और आपसे मशवरे मांग रहे हैं, आप मशवरे दीजिए लेकिन हम मानेंगे नहीं, फिर मशवरा लेने का फ़ायदा क्या है? बंगाल गवर्नमेंट माँ माटी मानुस की जो सरकार है, ये वाकई लोगों के बारे में सोचती है और निचली सतह पे जाकर उनके बारे में, उनके ग्रीवेंसेस जो होते हैं, उनके जो दुख तकलीफ होती है, वो तमाम चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है। वो अपनी एक कमेटी बनाई है और कमेटी पे काम भी हो रहा है, बातचीत भी चल रही है, गुफ्तगू शनीद चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं।
और ये सब के बाद जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ करने के बाद वो लोग अपनी बातें, अपनी राय, अपने मशवरे फॉरवर्ड भी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके मशवरे को माना जाएगा? सिवाय इसके जिससे पहले अभी कोविड-19 के टाइम में देख लीजिए या किसी भी टाइम में देख लीजिए, जब भी कोई बात होती है, बातचीत होती है, बंगाल सरकार अगर कुछ कहती है, दीगर चीज़ें जो उनकी मन मर्जी मुताबिक है उसको हाँ में हाँ, दूसरे दिन इतने लंबा चौड़ा अखबार में बयान आ जाता है कि ममता सरकार तो सिर्फ पैसे मांगते रहती है और कुछ कहती नहीं है। बहुत सारी बातें आती हैं। तो जब तमाम मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, जब मीडिया ही बिकाऊ, बहुत सारा ऐसा मीडिया है आज के दौर में कि जो बिल्कुल बिकाऊ हो गया है, तो इस तरह के दौर में हम जो कह रहे हैं और आपसे मांग भी रहे हैं और आपका मानेंगे भी नहीं, तो फिर फायदा क्या मांगने का? तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, और सिर्फ बंगाल ही नहीं, दूसरी तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई हैं कि अपने अपने परामर्श, अपने अपने मशवरे, अपने अपने एडवाइजेज वहाँ पे भेजें, लेकिन उस पर अमल कितना होगा, वो कितना अमल दरामद होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ममता गवर्नमेंट आपको ममता गवर्नमेंट की जो संगठन है उनकी जनरली अभी सरकार के द्वारा संचालित है, तो उसके हिसाब से आपसे भी कुछ मशवरा मांगे क्या थे? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने मांगा था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ पे टीएमसी का बोर्ड है और जहाँ पे एक बहुत ही एक्टिव जो मेयर हैं श्री सिकंदर कुमार तिवारी, मैं समझती हूँ, मैंने बारहा कहा है कि पूरे वेस्ट बंगाल में सिर्फ आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेशन है जहाँ पे 3 एकेडमियाँ बनाई गई हैं, बांग्ला एकेडमी, हिंदी एकेडमी और उर्दू एकेडमी। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, पूरे बंगाल में कहीं नहीं कि कॉरपोरेशन की सतह पर कोई एकेडमी बनाई गई है। तो बहरहाल, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक मशवरे की बात है, ये जाहिर सी बात है, निचली सतह तक अभी बात नहीं आई है, अभी हम लोगों से पूछा नहीं गया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस कमेटी में हैं, जो लोग मौजूद हैं, यकीनन वो लोग एजुकेशनिस्ट हैं और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और जब हम लोगों से मशवरे मांगे जाएंगे तो हम लोग भी अपने मशवरे पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।